हम एक महीने में पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज हम पहली प्रश्नावली शुरू करेंगे। इकाई 1.1 अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग ना हो, जिसमें आती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी संख्याएं हैं। अभी हम इतने ही देखते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं, ये देखिए, जैसे सबसे पहली संख्या है 2। 2 जो है वो एक से पूरी तरह से भाग हो जाएगा और स्वयं से मतलब 2 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी, लेकिन किसी और संख्या से भाग नहीं होगी। वैसे ही 3 जो है वो 1 से भाग हो जाएगी और 3 से भाग होगी। 5 1 से भाग होगी और 5 से भाग होगी। मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं 1 से भी भाग हो जाती हैं। देखिए, सभी संख्याएं 1 से भाग होती हैं। और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग नहीं होती, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमें अब दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली संख्या है 140। इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से शुरू करेंगे। संख्या है 140। आपको एक बात याद रखनी है, जब तक हमारे पास यहाँ पर संख्या सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है। तब तक हमें संख्या को सिर्फ 2 से ही भाग करना है। ठीक है, तो अभी संख्या सम संख्या है तो इसे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14 और आगे एक 0 है तो 0 बच गया। 70, 70 दूनी 140। अभी फिर से सम संख्या है तो फिर हम इसे 2 से भाग करेंगे। को 2 से भाग करने पर आएगा 35। 35 दूनी 70। जिनको भाग नहीं आता है वो वे साधारण भाग विधि से भी भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, हमें 70 को 2 से भाग करना है। 3 दूनी 6, बचेगा 1, 0, 2 5 आर 10। तो आंसर आया 35। जो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है उसे हमें यहाँ लिखना है। ओके, अब हमारे पास सम संख्या नहीं है, अब हमारे पास एक विषम संख्या हो गई है। तो अब हमें अभाज्य संख्याओं का जो क्रम है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, 7, तो 2 से के बाद हमें देखना है कि क्या संख्या 3 से भाग होगी। तो 3 से भाग होने के लिए हम 3 का विभाज्यता नियम देखेंगे, जो क्या है कि अंकों को जोड़िए। 5 जमा 3 35 संख्या है, इसके अंकों को जोड़िए। 3 और 5 8 हो गया। योग करने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से भाग होती है तो इसे 3 से भाग करेंगे। अगर 3 से भाग नहीं होती है तो 3 से भाग नहीं करेंगे। तो योग हमारे पास 8 आ गया। 3 से 8 को भाग नहीं कर सकते, इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसलिए हम अब अगली संख्या से देखेंगे। अगली संख्या है 5। 5 का विभाज्यता नियम क्या है? जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से भाग हो जाती है। तो दी गई संख्या में हमारे पास इकाई के स्थान पर 5 है। जिस भी संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 हो, वो 5 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग हो जाएगा। 7 5 35। अब जब हमारे पास आखिरी संख्या अभाज्य संख्या, ये जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें से कोई एक अभाज्य संख्या यहाँ पर बच जाए तो फिर हमें उसी से भाग करना पड़ता है। तो 7 अभाज्य संख्या है,
तो इसे 7 से ही भाग करेंगे। 7 1 जार 7। अब हम 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इस प्रकार हमें इसे हल करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या है 156। एक सौ छप्पन भी संख्या सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग कीजिए। 7 2 जार 14, एक बच जाएगा, कैरी 16 हो जाएगा और 8 2 जार 16। जिन बच्चों को इस तरह से भाग करना नहीं आता, वे साधारण भाग विधि द्वारा भाग कर सकते हैं। 2 सत्ते 14, एक बच जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा और 2 8 जार 16। तो हमारे पास संख्या बची 78। फिर से सम संख्या है, फिर 2 से भाग करेंगे। अब 78 को 2 से भाग कीजिए। 78 को 2 से 2 3 6, एक बच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा और 2 9 जार 18। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएगा 39। अब 39 एक सम संख्या नहीं है, तो हमें किससे चेक करना है? 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 से। तो 3 का विभाज्यता नियम, अंकों को जोड़िए। 39 के अंकों को जोड़िए। 3 प्लस 9 12, 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स कि 39 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 13 3 जार 39। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बच गई है 13। 13 एक अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब हमारे पास आखिरी संख्या एक अभाज्य संख्या बच जाए, ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे भी और संख्याएं होंगी, इनमें से कोई एक संख्या जब हमारे पास यहाँ आ जाती है तो हम उसी संख्या से उसको भाग करते हैं। तो 13 को 13 से ही भाग करेंगे। 13 1 जार 13। तो अब हम 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? ये जो संख्याएं हैं इन सबका गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 2 जार 4, सॉरी 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 13 रेज पावर 1। तो इस प्रकार हम संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। संख्या है 3825। 3 से भाग होगा या नहीं? अंकों को जोड़िए। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 8 3 11, 12 13 और 5 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगा। कीजिए भाग। 3 1 जार 3, आगे 8 है। 3 2 जार 6, 2 कैरी
3 7 are 21, 1 कैरी, 3 5 are 15। ठीक है। अब क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? 2 से तो होगी नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम संख्या है। तो फिर से हम 3 का विभाज्यता नियम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। 1 जमा 2 जमा 7 जमा 5, 7 5 12, 13 14 और 1 15। 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो फिर 3 से भाग करेंगे। 4 3 12, बच गए 7, 3 दूनी 6, बच गया 1 कैरी और 3 5 are 15। क्या 425 3 से भाग होगा? 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इनका जो योगफल है 11, वो 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं होगा। 3 के बाद हम 5 से भाग करेंगे। तो जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 वो 5 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है। तो 5 8 are 40, 2 कैरी और 5 5 are 25। फिर से 5 है, फिर 5 से डिवाइड होगा। आप देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही यहाँ पर 5 लिखते हैं और 5 से भाग कर देते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से कौन संख्या भाग होगी? जो सम संख्या है। जब तक सम संख्या है तब तक 2 से भाग करते रहेंगे। जैसे ही विषम संख्या आएगी, फिर हम चेक करेंगे कि क्या 3 से भाग होती है। अगर 3 से भाग होती है तो 3 से करेंगे, नहीं होती है तो 5 से करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में 3 से भाग हो रही है, इसलिए पहले 3 से ही भाग करना है, शुरू में ही 5 से भाग नहीं करना है। अब नेक्स्ट 8 प्लस 5 13। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 are 5, 3 बच गए कैरी 35, 5 7 are 35। अब बच गया 17 17। देखिए 17 हमारे पास यहाँ अभाज्य संख्याओं की सूची में है। तो जब अभाज्य संख्या आ गई, फिर हम उसी संख्या से उसको भाग करेंगे। तो इसको 17 से ही भाग करेंगे। 17 1 are 17। तो अब हम 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इट मीन्स 3 raised power 2 इंटू 5 raised power 2 इंटू 17 raised power 1। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ आ चुका है। तो जो अगले 2 क्वेश्चन बचते हैं, ये आप लोगों के लिए स्वयं प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है। अब हम इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सबसे पहले तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 26 व 91। तो अब यहाँ पर हमने जो पहले प्रश्न में सीखा है, उसे यहाँ पर प्रयोग करने का वक्त आ गया है। हमने सीखा है संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। तो अभी हमें इन दोनों संख्याओं को उसी प्रकार अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होगा, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। सबसे पहली संख्या 26 सम संख्या है, 2 से भाग हो जाएगी। 13 दूनी 26। 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही भाग करेंगे। 13 1 are 13। दूसरी संख्या है 91। देखिए 2 से तो भाग नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या है। 3 से भाग नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग 9 प्लस 1 कितना होता है? 10। 10 3 के पाड़े में नहीं आता है,
3 से भाग नहीं होगा, 5 से भी भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी भाग नहीं होगा। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? अगली अभाज्य संख्या है 5 के बाद 7। इस सूची को याद रखिएगा, ये क्रम में आपको याद रखनी है, छोटी से बड़ी की ओर। तो अब 7 से भाग होता है, आइए चेक करते हैं। 7 1 जा 7, बच गए 2, 21, 7 3 जा 21, हो गया भाग कंप्लीट। 13, यही इसी पहली संख्या की तरह यहाँ भी 13 बच गया है, तो इसको 13 से भाग करेंगे। 13 1 जा 13। अब समय है इन दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 91 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, सबकी पावर 1 ही है। अब सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीका, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो हमने व्यक्त किया ना, इसमें हमें सिर्फ वो संख्या देखनी है जो दोनों जगह पर है। 26 के फैक्टर्स में भी है और 91 के फैक्टर्स में भी है। वो संख्या कौन सी है? सिर्फ 13 है। ठीक है, जो संख्या दोनों जगह पर है उसकी हमें लिखनी है सबसे छोटी पावर। ठीक है, यहाँ तो पावर दोनों की एक है, सेम है। मान लीजिए आपके पास होता 13 की पावर 1 और 13 की पावर 2, तो हमें उसकी छोटी पावर मतलब 13 की रेज पावर 1 ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर तो बराबर ही है, तो हम इसी को लिखेंगे 13 रेज पावर 1। और 13 रेज पावर 1 कितना होता है? 13। इट मीन्स के इन दो संख्याओं का जो HCF है वो होगा 13। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए अब इसकी ट्रिक क्या है, हमें जितनी यहाँ पर जितनी भी संख्याएं इनके फैक्टर्स में आई हैं उन सभी संख्याओं को पहले एक बार लिखना है। जैसे सबसे पहले है 2, उसके बाद 7 और उसके बाद 13, सबको एक बार लिखा। एलसीएम लिखने के लिए अब हमें इन फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर लिखनी है। यहाँ तो सबकी पावर 1 है, तो सबकी पावर 1 ही लिखेंगे। 2 की पावर 1, यहाँ 2 है नहीं। 7 की पावर भी 1 और 13 की पावर दोनों जगह 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। सपोज कि यहाँ पर 13 रेज पावर 1 और नीचे 13 रेज पावर 2 होता, तो यहाँ हम 13 रेज पावर 2 लिखते। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, HCF के लिए देखिए आपको लिखना है HCF के लिए जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में हो उसकी सबसे छोटी शक्ति लिखनी है। और एलसीएम के लिए सभी संख्याएं एक बार लिखनी है। सभी संख्याएं एक बार लिखने पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति लिखनी है। ये एक ट्रिक है जिससे आप कभी गलत नहीं करोगे। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज पावर 1 का मतलब 2 है, 7 रेज पावर 1 का मतलब 7 है, और 13 रेज पावर 1 का मतलब 13 है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 आर 14 इंटू 13। तो अब आपको 14 इंटू 13 कर लेना है।
182। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो है 13 और एलसीएम जो है वो है 182। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है क्योंकि प्रश्न में लिखा है हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 26 इंटू 91, ये किसके बराबर आना चाहिए? इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। 13 इंटू 182 कर लीजिए मल्टीप्लाई। 91 इंटू 26, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 6 6 13 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया है 2366, 2366। और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, कैरी 2, 3 1 जार 3 and 2 5, 2 8 1, 6 6 3 2, 2 3 6 6। तो ये हमने जांच कर ली है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याएं थी 26 और 91, उनका गुणनफल किसके बराबर आ गया है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया है। यदि आपका की ये जांच सत्यापित हो जाती है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसके जो 2 क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप स्वयं करेंगे। याद रखना है एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, और सब जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में होगी उसको एक बार लिखना है और उसकी सबसे छोटी शक्ति लिखनी है। और एलसीएम के लिए सभी संख्याओं को एक बार लिखना है और उनकी सबसे बड़ी शक्ति लिखकर फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।